नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में सकुशल होंगे और भगवान से मेरी यही प्रार्थना रहेगी, भगवान आप सभी को सदा खुश रखे। आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है समास। इसमें हम जानेंगे समास क्या होते हैं और उसके कितने भेद हैं तथा इनका अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी कक्षा और जानते हैं समास के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का हमारा विषय है समास। समास क्या होता है। हम जब भी कोई विषय पढ़ते हैं या किसी विषय के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यही आता है कि जिस विषय के बारे में हम जान रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो इसी प्रकार समास के लिए भी यही है कि समास क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं समास क्या है। समास एक का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना, किसी भी चीज़ को संक्षिप्तीकरण कर देना। संक्षेप अर्थात छोटा करना या किसी दो चीज़ों को आपस में पास में रखना। तो समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। जैसे कई शब्द आ जाते हैं और उनको आपस में मिलाकर छोटा किया जाता है। अब आती है समास की परिभाषा। समास की परिभाषा। समास की परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, बच्चे समास और संधि को एक जैसा समझ लेते हैं क्योंकि दोनों में ही दो शब्दों, ये सोचते हैं कि दो शब्दों को मिलाया गया है, जबकि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। तो समास और संधि में अंतर पड़ता है। क्या पड़ता है? वो ये अंतर है कि संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। ये बात मुख्य रूप से समास और संधि में ध्यान देने वाली होती है। अब समास से जो नया शब्द बनता है, समास प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बन रहा है उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब समास प्रक्रिया जब हम कर रहे हैं तो सामने 3-4 सवाल आते हैं। पहला तो हमारा ये हल हो चुका है कि समास क्या होते हैं। फिर आता है समस्त पद। समस्त पद या समासिक पद क्या होता है। समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह दें कि समास प्रक्रिया द्वारा बनने वाले शब्द, नए शब्द को समस्त पद कहते हैं। जैसे नीला है जो कमल में नील और कमल को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बनकर तैयार होता है नील कमल। इसी को हम समस्त पद कहते हैं। फिर अगला सवाल हमारे मन में जो प्रश्न जो उठ रहा है आता है समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह जो है वो समस्त पदों के अंगों या पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा ये नील कमल जो समस्त पद बनकर तैयार हुआ है, अब अगर हमें इसे अलग करना है, इसी को अलग करने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहेंगे। तो इसको अलग कैसे किया, यहाँ पर आके हमने इसको अलग कर दिया। नीला है जो कमल, तो ये हुआ हमारा समास विग्रह। समस्त पदों के अंगों या पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब यहीं पर एक नीचे उदाहरण दे दिया है। का विग्रह गंगा का जल तथा चौराहा का विग्रह करेंगे तो 4 राहों का समूह। इस प्रकार से हमारा समास विग्रह होता है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, समास विग्रह करते टाइम इस प्रकार से लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। तो समास विग्रह क्या होगा, जब भी हम किसी शब्द को खोलकर बोल रहे हैं या खोलकर लिख रहे हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं, वो समास विग्रह है। जैसे गंगा जल में गंगा का जल। समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं।
समास रचना में प्राय 2 पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ पर ये राजपुत्र जो दिया हुआ है, राजपुत्र। अब इसमें ध्यान से देखें तो 2 शब्द हैं, एक ये राज और दूसरा है पुत्र। तो जो पहला शब्द है वो उसे कहेंगे पूर्व पद, और जो हमारा ये दूसरा शब्द है पुत्र, इसे कहेंगे उत्तर पद। इसे कहेंगे उत्तर पद। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं या खो जाती हैं, कह सकते हैं इसको। जैसे जब हम राजपुत्र का विग्रह करते हैं तो आता है राजा का पुत्र। यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो गया है, या वह लुप्त हो गई है, या वह खो गई है। इसके अतिरिक्त कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है। जैसे विभक्तियाँ तो लुप्त होती हैं, लेकिन कई बार परिवर्तन आ जाता है। जैसे काठ की पुतली, यहाँ पर ये छूट गया है छोटा सा, यहाँ पर आएगा आपका काठ की पुतली, उसे कहेंगे कठपुतली। तो यहाँ काठ के में का कै बन गया है, का कै बन गया है। ऐसे ही का सवार में घुड़सवार बन जाता है। अब है समास के भेद। समास के कितने भेद हैं? समास के बच्चों 6 भेद पाए जाते हैं। वैसे तो समास बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य हैं वो 6 हैं। अगर इनकी गिनती में जाएं तो 100 से भी ऊपर जाते हैं ये, लेकिन मुख्य हैं 6 भेद। समास के मुख्य 6 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय, नंबर 4 द्विगु, नंबर 5 द्वंद्व और नंबर 6 बहुव्रीहि समास। यहाँ पर हम एक ध्यान देने वाली बात जो है, जब हम इनकी परिभाषा याद करते हैं इन भेदों की, तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है, यहाँ पर आप इस डायग्राम से समझ सकते हो और इसको याद कर सकते हो कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तथा बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, और ये किसी तीसरे ही पक्ष की ओर इशारा करते हैं, किसी थर्ड पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। अब देखते हैं हम इनकी परिभाषाएं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास। जिस समास का, जैसे ऊपर मैंने बता दिया है, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास जो नाम है उसी से पता चल जाता है कि इसमें जो अव्यय का प्रयोग होता है, अव्ययों का प्रयोग होता है। अव्यय क्या होते हैं? जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी भी संज्ञा सर्वनाम या लिंग की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय होते हैं, और उन्हीं से बनने वाले शब्दों को अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इसमें अव्यय तो प्रयोग होते हैं, साथ में कुछ उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं। जैसे प्रतिदिन में क्या प्रयोग हुआ है? प्रति प्लस दिन, तो क्या बन गया? प्रत्येक दिन, यानी हर दिन। इसकी पहचान क्या है? अब समास करते टाइम बच्चे डरते हैं, समास बड़े कठिन है। समास कठिन नहीं होते, लेकिन इनको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर ये बहुत ही आसान है। तो जैसे कुछ तो इनकी पहचान याद कर लेनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है आपका अव्ययी भाव समास की जो पहचान है वो क्या है? इसका पहला पद अव्यय या फिर उपसर्ग होगा, जैसे आ, अनु, प्रति, भर, यथा, हर आदि। इससे बनने वाले कुछ शब्द जैसे आजन्म, इसमें हमारा आ गया है आ। यहाँ गौर करेंगे तो इसमें हमारा
देखो जैसे हमने कहा था ऊपर आ है, तो यहाँ पे आ जन्म, जन्म से लेकर इसका विग्रह, यथा संभव, जैसा संभव हो, अनुरूप, रूप के योग्य या रूप के अनुसार। तो ये हमारा है अव्ययी भाव समास की पहचान। अगला है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली तत्पुरुष में ये है कि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है, तो इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, जिसे हम विभक्ति भी कहते हैं। उसे तो क्या है, तो जिस समास में दूसरा पद अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा राजा का कुमार, राजकुमार। यहाँ पे संबंध कारक की का विभक्ति का लोप हो गया है और सिर्फ बच गया है राजा और कुमार, और इन दोनों से मिलकर बन गया है राजकुमार। इन दोनों से मिलकर बन गया है राजकुमार। अब है तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के भेद। कारक चिन्हों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। वैसे कारक चिन्ह 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला कर्ता कारक और अंतिम संबोधन कारक नहीं लिया जाता है। बाकी के 6 कारकों का प्रयोग तत्पुरुष में किया जाता है। तो कारक चिन्हों के नामों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म कारक की को विभक्ति का लोप हो जाएगा, या वो गायब हो जाएगी, या वो समाप्त हो जाएगी। जैसे चिड़ियों को मारने वाला, यहाँ पर आया है चिड़ियों को मारने वाला। यहाँ पर को विभक्ति का लोप होने के पश्चात जो समस्त पद बनकर तैयार होगा वो होगा चिड़ी मार। ऐसे ही फिर है गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। यहाँ पर भी को विभक्ति का लोप हो जाएगा और नया शब्द बनकर तैयार होगा गगन चुंबी। समस्त पद जो होगा हमारा वो होगा गगन चुंबी। दूसरा है हमारा कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप हो जाता है, या वो हट जाती है या गायब हो जाती है। तो इससे जो समस्त पद बनकर तैयार होते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे शोक से आकुल, शोक से आकुल। यहाँ पर हमारी से विभक्ति का लोप हो जाएगा समास प्रक्रिया द्वारा समस्त पद बनाते समय, और शोक और आकुल मिलकर बनेंगे शोकाकुल। जो समस्त पद तैयार होगा वो होगा शोकाकुल। ऐसे ही अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित में से का लोप होकर बनेगा अकाल पीड़ित। अकाल और पीड़ित को मिलाने से बनेगा अकाल पीड़ित। फिर तीसरा है हमारा संप्रदान। संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे रेल के लिए भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, या रेल के लिए भाड़ा। जैसे जो रेल में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं और जो किराया लगता है रास्ते में, वो क्या है, रेल भाड़ा। तो यहाँ पर के लिए शब्द का लोप होकर नया शब्द तैयार होगा रेल, और भाड़ा को मिलाकर रेल भाड़ा। फिर है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर यानी जहाँ पर हम अपने परिवार के लिए भोजन पकाते हैं, जो भी कुछ, वो है रसोई। और उसके लिए जिस स्थान का प्रयोग किया जा रहा है, जिस घर का या कमरे का प्रयोग किया जा रहा है, उन दोनों को मिलाकर बनेगा रसोई घर, और यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाएगा। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति का लोप होगा, और यहाँ पर से विभक्ति जो है वो क्या दर्शाती है, किसी से अलग होने की अवस्था को दर्शाती है। तो जहाँ पर, क्योंकि से विभक्ति का प्रयोग हम
ऊपर कर्ण तत्पुरुष में भी करते हैं, लेकिन अपादान तत्पुरुष की जो से विभक्ति है वो किस लिए आई है? अलगाव दर्शाने के लिए। तो यहाँ पर सॉरी, तो से आपका है देश से निकाला। देश से निकाला यानी अगर हम कोई देश से निकाला जा रहा है तो वो अपने देश से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अलग होने का भाव है। तो यहाँ पर है हमारा तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, और इसमें से विभक्ति का लोप होकर शब्द हमारा समस्त पद तैयार होता है, देश निकाला। अगला है हमारा जो इसका उदाहरण है वो जन्म से अंधा। जन्म से अंधा यानी जन्म से किसी की आंखें नहीं हैं, उसके शरीर से उसकी आंखों की रोशनी दूर है। तो इससे जो से विभक्ति लोप होने पर शब्द बनकर तैयार हो रहा है समस्त पद, वो है जन्मांध। जन्मांध, जन्म से अंधा। तो पांचवा है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें का के की विभक्ति होती है और इन्हीं का लोप होता है जो कि आपस में किसी का संबंध दर्शाती हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल, यहाँ पर को विभक्ति का लोप होता है और शब्द बनकर तैयार होता है हमारा गंगा जल। तो यहाँ पर जो जल का संबंध है वो गंगा से है और इसमें का विभक्ति का लोप हो गया। दीनों के नाथ, दीनों के नाथ, दीनों के नाथ में के विभक्ति का लोप होता है और समस्त पद बनकर तैयार होता है हमारा दीनानाथ। तीसरा उदाहरण इसका है जैसे वीर वीर की कन्या। वीर की कन्या की विभक्ति का लोप हुआ, वीर और कन्या का संक्षिप्तीकरण होकर तैयार हुआ समस्त पद वीर कन्या। छठा है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में जिस विभक्ति का लोप होता है वो है में और पर। में और पर, में पर क्या दर्शाते हैं? किसी के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर की स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे वन में वास, वन में वास, जो लोग वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, वो वन में वास करने वाले होते हैं। तो वन वास जो है, जंगल में रहना जो है, वहाँ पर इसमें में विभक्ति का लोप होगा और वन और वास मिलकर जो शब्द तैयार करेंगे वो होगा वन वास, समस्त पद होगा वनवास। ऐसे ही आप पर बीती, आप पर बीती यानी अपने आप पर बीतना, कोई अपने आप पर बीतना। जैसे कोई विपत्ति आ जाती है हमारे ऊपर, कोई दुख आ जाता है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, कोई दर्द आ जाता है, तो वो क्या होता है? अपने आप पर बीतना। तो वहाँ पर इसमें पर विभक्ति का लोप हो रहा है और आप और बीती मिलकर समस्त पद बना रहे हैं आप बीती। यहाँ पर हमारे समास और उसके दो भेद पूरे होते हैं और अगले जो चार भेद बचते हैं जैसे द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उनकी चर्चा हम अपने अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।